हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर.के. साइंस क्लासेस। मैं रोहित मेहता आर.के. साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ये वीडियो कक्षा 10th के लिए लेकर आए हैं। कक्षा 10 के विद्यार्थियों की मांग थी कि सर आप 10th पर या 10th की केमिस्ट्री पर कुछ लेक्चर्स बनाएं, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, 10th भी बोर्ड है और 12th भी बोर्ड है, तो दोनों बोर्ड क्लासेस की वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करवाएं। तो सबसे पहले हम इसमें 10th क्लास में केमिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले, और पार्ट 5 से हमारी केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। तो पार्ट जो 5वां है वो है दैनिक जीवन में रसायन, यानी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। देखो, जो रसायन है, केमिकल्स जिसे कहते हैं, केमिकल्स के बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है। आज की दुनिया में हम दैनिक लाइफ में या जो हमारी दैनिक रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें रसायन के बिना हमारा जीवन अधूरा सा लगता है। हर एक चीज़ में हम केमिकल्स का प्रयोग कर रहे हैं। तो हम इस 10th के इस चैप्टर में डेली में जो केमिकल्स यूज होती हैं डेली लाइफ में, उनकी ही बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसमें अम्ल, क्षार और लवण की बात करेंगे। अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण, इन तीनों की हम इसमें इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। देखेंगे आगे जितना लेक्चर अगर बड़ा होगा तो ज़्यादा चीज़ें नहीं लेंगे। लेक्चर्स 10th के जो होंगे वो छोटे छोटे होंगे। अम्ल को कहते हैं एसिड, क्षार को बेस कहते हैं और लवण को साल्ट कहा जाता है। 10th तक के बच्चे क्या करते हैं कि अम्ल, क्षार और लवण इनको अंग्रेजी में याद करना जरूरी नहीं समझते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि इंग्लिश अगर हिंदी के साथ थोड़ी सी याद रहती है तो अच्छी बात है। तो अम्ल, क्षार और लवण, तो सबसे पहले हम अम्ल को लेंगे। इनमें से तीनों में से अम्ल जिसे एसिड कहा जाता है, अम्ल जिसे एसिड कहा जाता है। देखिए, अम्ल एक लैटिन भाषा के शब्द एसिड, और इस एसिड में अस लगाना है तो एसिड्स, इसको क्या पढ़ेंगे? एसिड्स। अम्ल लैटिन भाषा के शब्द एसिड्स से मिलकर बना है। ये कौन सी भाषा का शब्द है? यह है लैटिन भाषा, लैटिन भाषा का शब्द। तो अम्ल शब्द जो है, एसिड शब्द जो है, वो लैटिन भाषा के एसिड्स शब्द से मिलकर बना है, या इस शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। किसका? एसिड्स का। तो एसिड से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। यानी एसिड कैसे होंगे स्वाद में? खट्टे। तो एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं। एसिड या अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। ये गुणों की बात चल रही है। पहला गुण है कि स्वाद में कैसे होंगे? खट्टे। दूसरी बात, ये एक परीक्षण देते हैं, टेस्ट देते हैं। परीक्षण कैसे किया जाए कि कोई चीज अम्ल है या क्षार है या वो लवण है यानी कि उदासीन है। तो इसके लिए एक परीक्षण है कि जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देंगे? लाल कर दे हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं? लाल। इसके लिए एक ट्रिक भी है जो सबको पता है और सभी स्कूलों में इसको बताया भी जाता है। शायद अनिल या अनिल कपूर, कुछ भी याद कर सकते हैं। अनिल का मतलब है अम्ल नीले को लाल कर देते हैं। नीला क्या? लिटमस पेपर। जो अम्ल होंगे वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तो ये इसका दूसरा गुण है। यानी दो गुण इसके सबसे इंपोर्टेंट है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और अम्ल परीक्षण करते हैं तो कैसे? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ये दो चीजें हमें याद रखनी है। अब अम्ल के एग्जाम्पल हमें कुछ याद करने हैं कि अम्ल नेचुरल रूप से जो भोज्य पदार्थ हैं उनमें पाए जाते हैं, फल फ्रूट हैं उनमें पाए जाते हैं, उनके एग्जाम्पल हमें याद करने हैं जो हमारी बुक में दे रखे हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं इमली में। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद लेते हैं हम सिरका।
खाद्य परिरक्षक है ये एक, है ना, खाद्य परिरक्षक है जो भोजनों को सड़ने से या खराब होने से बचाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। सिरका, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, और इस अम्ल का सूत्र हमें याद रखना है CH3COOH, CH3COOH, ये किसका सूत्र है? एसिटिक अम्ल का सूत्र है। इसके बाद लाल चींटी के डंक में, लाल चींटी के, यह लिख देते हैं डंक में, लाल चींटी के डंक में जो एसिड पाया जाता है वो है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल, है ना। लाल चींटी के डंक में, इस पर क्वेश्चन आता है, इंपोर्टेंट याद रखना है इसको। लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। इसके बाद संतरी में, संतरी में एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। संतरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद जो हमारा आमाशय है, आमाशय में जठर रस का स्त्रवण होता है, आमाशय में जठर रस का स्त्रवण होता है। उस जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? उसमें पाया जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे HCl इसका सूत्र है। तो ये हमें याद करने। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, सिरके में एसिटिक अम्ल CH3COOH एसिटिक अम्ल पाया जाता है, लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, संतरे में एस्कॉर्बिक अम्ल और जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ऐसे ही सेब है, सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है ना। तो ये हमें याद करने हैं। तो ये तो थी अम्ल की बात कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। लैटिन भाषा के शब्द एसिड से इसका निर्माण हुआ। ये एग्जाम्पल हमें याद करने हैं। तो ये तो हो गई भाई अम्ल वाली बात, ठीक है दोस्तों। अब इनके एग्जाम्पल याद कर लेते हैं कि कौन कौन से अम्ल और हैं जो हमें याद करने हैं। देखिए सबसे पहले तो HCl है एक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके बाद H2SO4 HNO3 यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, हाँ, ये तो है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसकी बात करते हैं तो ये है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, इनके नाम हमें याद रखने हैं। ये है हमारा नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो ठीक है, ये एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं। इसके बाद और भी है, ये रावी देखो एसिटिक अम्ल। तो इसका सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम क्षार पे चलते हैं। चलिए, तो ये तो था हमारा अम्ल। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? क्षार की, बेस। अम्ल के बाद क्षार, बेस। देखिए अम्ल तो कैसे थे? स्वाद में खट्टे, और ये होते हैं जो क्षार है वो स्वाद में, इनका स्वाद कैसा होता है? इनका स्वाद होता है थोड़ा कड़वा। कैसा होता है इनका स्वाद? कड़वा। दूसरा इनका लक्षण है कि ये छूने पर साबुन जैसे चिकने लगते हैं, छूने पर साबुन जैसे चिकने लगते हैं। छूने पर क्या होगा? साबुन जैसे चिकने लगेंगे। और जैसे कि अम्ल लिटमस पेपर परीक्षण देता है, टेस्ट देता है, वैसे ही क्षार भी क्या देता है? लिटमस टेस्ट देता है। जैसे अम्ल ने नीले को लाल किया था, तो क्षार लाल लिटमस पेपर को, पत्र को कैसा कर देगा? नीला। यानी कि अम्ल और क्षार एक दूसरे के अपोजिट है इस मामले में लिटमस पेपर टेस्ट में। अम्ल ने नीले लिटमस पत्र को लाल किया था और क्षार जो है वो लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देगा? नीला। तो ये तीन इसके क्षार के गुण हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम कुछ इसके एग्जाम्पल लेते हैं, कौन कौन से क्षार हैं। देखिए सबसे पहले NaOH। NaOH, Na का मतलब होता है सोडियम और इस OH का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड, जिसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड।
सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद लेते हैं हम KOH, के मतलब पोटेशियम और OH मतलब वही हाइड्रोक्साइड। तो ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। OH का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्साइड। इसके बाद हम और एग्जांपल लेते हैं, तो इसके बाद आता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये एल्यूमिनियम और ये OH हाइड्रोक्साइड। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर ये 3 क्या है, ये 3 क्या है। तो इतना सा समझ लो कि ये 3 इस एल्यूमिनियम की क्या है, संयोजकता है। ये 3 क्या है, एल्यूमिनियम की संयोजकता है, यानी कि इस एल्यूमिनियम के साथ कितने 3 हाइड्रोक्साइड जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, 3 OH समूह जुड़े हुए हैं। तो ये है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये लीजिए। तो ये हमें एग्जाम्पल याद रखने हैं। अम्ल और क्षार दोनों की नॉर्मल सी जानकारी अभी हो चुकी है। अब हम बात करेंगे लवण की। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और इनको एक रफ रजिस्टर में या तो इनको क्या करते चले, नोट करते चले। चलिए, अब हम किसकी बात करेंगे, लवण की। लवण, साल्ट। देखिए दोस्तों, लवण क्या है। जब हम इस एसिड और बेस को यानी अम्ल और क्षार को, अम्ल प्लस क्षार, एसिड और बेस को दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, लवण बनता है। अम्ल और क्षार दोनों मिलकर या क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। जब भी लवण बनेगा तो इसमें जल भी बनेगा। जब भी लवण का निर्माण होगा तो इसमें जल भी बनेगा, प्लस कुछ ऊष्मा यानी कि एनर्जी भी यहां पर रिलीज होती है, यानी मुक्त होती है। इसका एग्जांपल लेते हैं अम्ल का। तो HCl हमने एक प्रबल अम्ल है। प्रबल और दुर्बल क्या होती है उसकी बात अभी करेंगे। HCl क्या है, एक अम्ल है, अभी हमने एग्जांपल देखा। NaOH ये क्या है, एक बेस है, क्षार है। और जब ये क्रिया करेंगे तो एक तो लवण बनेगा, प्लस जल बनेगा, प्लस ऊष्मा निकलेगी। ऊष्मा को तो मैं ऊष्मा रहने देता हूं, ये लीजिए, प्लस जल, ये जल है ना। जल का सूत्र क्या है, H2। तो ये मैं जल की जगह क्या लिख देता हूं अब, H2O। ठीक है, H2O कहां से बना, ये OH प्लस ये H दोनों मिलकर क्या बना देंगे, H2HO। तो H2O। अब बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचता है Na और Cl। तो ये मैंने लिख दिया NaCl। अब एक सवाल जो नए बच्चे हैं, नहीं जानते इनके बारे में, वो ये पूछ रहे होंगे, सर पहले तो Cl आ रहा है और बाद में Na आ रहा है, तो इसको ऐसे क्यों नहीं लिखा, इसको ऐसे क्यों लिखा। तो इसमें चक्कर क्या है, ये यहाँ पर पॉजिटिव आयन वाला है। सोडियम कैसा है, पॉजिटिव आयन है, और ये क्लोरीन या क्लोराइड आयन जो है वो नेगेटिव चार्ज है। तो सबसे पहले किसको लिखा है, सबसे पहले लिखा जाता है पॉजिटिव चार्ज वाले को, और बाद में लिखा जाता है किसको, नेगेटिव चार्ज वाले को। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि यही हो। जैसे कि अभी एक बात करते हैं, CH3COOH किसका सूत्र है, एसिटिक अम्ल का। जब ये वियोजित होगा तो ये क्या देता है, CH3COO- प्लस H प्लस। ये तो है एसिटिक अम्ल, मैं लिख देता हूं, जो बच्चे नए हैं वो समझ नहीं पाएंगे। एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड। और ये क्या है, इसको कहा जाता है एसीटेट आयन, एसीटेट आयन। और ये क्या है, ये है हमारा क्या, प्रोटॉन इसको कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, प्रोटॉन इसको कहा जाता है, या हाइड्रोजन धनायन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके रिएक्शन को पेज के ऊपर नोट करके लिख लें कि जब भी एसिटिक अम्ल टूटेगा तो क्या बनेगा, एक तो एसीटेट आयन बनेगा CH3COO- और एक बनेगा H प्लस, जैसे प्रोटॉन कहते। अब देखिए, जब मान लो इसकी क्रिया किसके साथ करवा दे, सोडियम के साथ। इसकी क्रिया जब सोडियम के साथ करवाएंगे तो ये तो नेगेटिव चार्ज है और ये क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो बनना क्या चाहिए, Na तो प्लस और CH3COO- बनना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, यानी कि इसका अपवाद है। ये बनता क्या है, CH3COONA। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। तो हर बार जरूरी नहीं है कि प्लस वाला ही पहले लिखा जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये एक एग्जांपल मैंने समझा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो जब भी अम्ल और क्षार मिलेगा तो एक तो बनेगा लवण यानी साल्ट,
नमक कह सकते हैं, एक तो बनेगा लवण प्लस उसके साथ कुछ जल रिलीज होगा और ऊष्मा निकलेगी, और ऊष्मा निकलने की क्रिया को कहते हैं ऊष्माक्षेपी। ऊष्मा निकलना क्या कहलाता है? ऊष्माक्षेपी कहलाता है। यानी कि जो लवण बनेगा तो उस लवण की बनने की क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। ये भी हमें याद होना चाहिए, उदासीनीकरण किसे कहते हैं? कि जब अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण बनाते हैं तो इस क्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण। यानी कि इस लवण में ना तो अम्लीय गुण है और ना ही क्षारीय गुण है, दोनों के ही गुण है या दोनों के ही नहीं है, ऐसे कह सकते हैं। तो अम्ल और क्षार जब भी मिलेंगे तो लवण बनेंगे, और लवण बनने की क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। और उदासीनीकरण की क्रिया कैसी है? उदासीनीकरण की क्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि इसमें ऊष्मा मुक्त होती है, और अगर उसमें ऊष्मा चाहिए होती है तो इसको कहते हैं हम ऊष्मा शोषी। तो ये क्या है? एक्सोथर्मिक, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और ऊष्मा शोषी को कहते हैं एंडोथर्मिक, कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाए तो, और नहीं हो तो अभी अच्छी बात है भाई। तो ये हो गए हमारे अम्ल, क्षार और लवण। अब इसमें एक बात और करते हैं कि जब देखो प्रबल अम्ल हो, क्या हो? प्रबल अम्ल प्लस इसके साथ प्रबल क्षार हो, प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार दोनों ही प्रबल हैं, तो जो लवण होगा वो कैसा होगा? प्रबल होगा या दुर्बल होगा? तो वो केवल कुछ नहीं होगा, वो उदासीन होगा, क्योंकि दोनों ही कैसे हैं? दोनों ही पावरफुल हैं, तो उदासीन लवण बनेंगे, उदासीन लवण। लेकिन जब प्रबल अम्ल हो और यहाँ पर क्षार कैसा हो? दुर्बल क्षार हो, यानी कि प्रबल तो अम्ल है, जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है, और जो बेस है क्षार है वो दुर्बल है, तो जो लवण बनेगा वो कैसा होगा? जो प्रबल होगा उसी का पार्ट आएगा उसमें, तो ये कैसा होगा? अम्लीय, अम्लीय लवण। बात आई समझ में? जो चीज प्रबल है ना वही लवण में लक्षण आ जाएगा। और इसके दूसरा एग्जांपल लें तो दुर्बल अम्ल ले लें, दुर्बल अम्ल प्लस इस बार इसको प्रबल कर दें, प्रबल क्षार, तो लवण कैसा बनेगा? जो प्रबल है वैसा। प्रबल कौन है? क्षार, तो ये लवण कैसा होगा? क्षारीय, क्षारीय लवण। सिंपल सी बात है भाई, जो प्रबल होगा लवण वैसा ही बनेगा। अगर प्रबल क्षार है तो क्षारीय लवण, और प्रबल अगर अम्ल है तो अम्लीय लवण। इसको भी नोट कर लें। इसके बाद एक बात और करते हैं, तनु और सांद्र क्या होते हैं? तनु एंड सांद्र विलयन क्या होते हैं? तनु और सांद्र विलयन। चलिए देखिए विलयन क्या होता है, सबसे पहले तो उसकी बात करते हैं। विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन। ये रिएक्शन हमें याद रहती है, वैसे सबको हो जाती है याद। विलेय प्लस विलायक क्या बनते हैं? मिलकर विलयन बनते हैं। अब विलेय क्या है, विलायक क्या है, विलयन क्या है? देखिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। विलायक तो वो थे, जैसे मान लो सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं, हमें बनानी है शिकंजी या शरबत, तो हमने क्या लिया? जल। क्या लिया हमने? जल। जल में हमने क्या घोला? नमक घोला। क्या घोला? नमक। नींबू डाल दिया साथ में, नमक डाल दिया, नींबू डाल दिया, तो किस में डाला? ये हमने जल में। जल में क्या डाला? नमक और नींबू। तो जो जिसमें हम चीजें घोलते हैं, जैसे कि अभी शिकंजी बना रहे हैं, शरबत बना रहे हैं, तो किस में घोल रहे हैं? पानी में। तो यहाँ पर विलायक कौन होगा? जल। जिसमें चीजें घोली जाती हैं उसको कहते हैं विलायक। और जो चीजें घोली जाती हैं, जैसे क्या बोला? नमक और नींबू, तो ये क्या है? विलेय। अब ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? विलयन। और यहाँ पर इस विलयन का नाम क्या है? शिकंजी। यहाँ पर इस विलयन का नाम क्या है? शिकंजी या शरबत। आई बात समझ में? ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो सबसे ज्यादा मात्रा में होगा उसको विलायक कहते हैं। ठीक है, तो अब इनके आधार पर तनु और सांद्र विलयन कौन होती है वो देखिए। तनु विलयन का मतलब सबसे पहले समझेंगे। तनु विलयन, तनु विलयन, तनु को अंग्रेजी में डाइल्यूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाइल्यूट। क्या कहा जाता है इसको? डाइल्यूट। तनु, तनु विलयन। देखिए अगर किसी विलयन में विलायक ज्यादा है, विलायक अधिक, अगर किसी विलयन में विलायक ज्यादा हो, और अगर विलायक ज्यादा है तो विलय क्या होगा? कम। विलय क्या होगा? कम।
अगर विलायक ज्यादा है और विलय कम है तो ऐसे विलयन को कहा जाता है तनु विलयन। ऐसे विलयन को क्या कहा जाता है? तनु विलयन। यानी कि विलायक कौन है? जल है। नॉर्मली किसको लिया जाता है विलायक के रूप में? जल को। तो अगर जल अधिक है और उसमें कोई भी पदार्थ घुला हुआ है वो कम है तो ऐसे विलयन को कहा जाता है तनु विलयन। और इसका उल्टा कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा? सांद्र विलयन। सांद्र विलयन की बात करें तो विलायक तो क्या होगा उसमें? विलायक कम होगा और जो विलय की मात्रा होगी, जो घुला हुआ पदार्थ होगा वो अधिक मात्रा में होगा। तो ऐसे विलयन को कहा जाता है सांद्र विलयन। जैसे कि हमने 2 ग्लास लिए, क्या लिए? 2 ग्लास। ये हमने 2 ग्लास ले लिए। इसमें हमने भरा है क्या? जल। इसमें क्या भरा है? जल। और इसमें हमने भरा है शहद। क्या भर दिया? शहद। तो 2 ग्लास कल्पना करके देखें, हमने एक साथ उल्टी की और फिर सीधी कर दी। किसका मैटर, यानी जल और शहद में से कौन नीचे गिरा और कौन नहीं गिरा? जवाब हुआ डेफिनेटली जल। कौन गिरा? जल। शहद नहीं गिरा। क्यों? क्योंकि शहद में बहने का गुण कम है। क्योंकि अब जो जल है वो कैसा विलयन है? वो है तनु विलयन। जल कैसा है? तनु। तनु ऐसे मान सकते हैं पतला, तनु यानी पतला। और शहद कैसा है? सांद्र। इस एग्जाम्पल से मुझे लगता है तुम्हारा जो डाउट है तनु और सांद्र का वो क्लियर हो गया होगा। तनु का मतलब पतला और सांद्र का मतलब गाढ़ा। बस सिंपल से शब्दों में याद रखो, तनु का मतलब पतला, सांद्र का मतलब गाढ़ा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी तनु विलयन और सांद्र विलयन के बारे में बात। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार जब क्रिया करेंगे तो क्या होगा? प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार क्रिया करेंगे तो क्या होगा? और दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार क्रिया करेंगे तो क्या होगा? इनके बारे में बात कर ली। उदासीनीकरण क्या होता है इसके बारे में बात कर ली। अम्ल, क्षार और लवण तीनों हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लें, सब कुछ छाप लें बढ़िया। फिर अब आगे चलते हैं हम। चलिए दोस्तों, अब कुछ जैसे हमने उनके अम्ल और क्षार के कुछ लक्षण लिखे थे, वैसे ही लवणों के भी कुछ लक्षण होते हैं। देखिए लवण के कौन कौन से लक्षण होते हैं। पहली बात, ये कब बनेंगे लवण? अम्ल प्लस क्षार जब क्रिया करेंगे तब कौन बनेगा? लवण बनेगा। ये बात क्लियर है। दूसरी बात, इनके यानी कि लवण जो हैं इनके गलनांक व क्वथनांक, गलनांक व क्वथनांक हाई होते हैं, उच्च होते हैं। क्या होते हैं? उच्च। एरो का मतलब समझ जाएगा, अगर ये लगाया तो उच्च और अगर नीचे की तरफ लगाया तो लो। ठीक है, गलनांक और क्वथनांक इनके क्या होते हैं? हाई होते हैं, उच्च होते हैं। उच्च टेम्परेचर पर ये गलेंगे और उबलेंगे। इसके बाद ये अगला क्या है कि ये कैसे होती हैं? ये क्रिस्टल रूप में पाई जाती हैं। क्रिस्टल रूप में, क्रिस्टल रूप का मतलब है ये लवण कैसे होते हैं? ज्यादातर दाने के रूप में पाए जाते हैं। जैसे कि हमारा जो खाने का नमक है डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, वो नमक कैसे है? दाने जैसा है। तो मतलब किस रूप में है? वो क्रिस्टल रूप में पाया जाता है। अब यहां पर एक परिभाषा और समझनी है हमें, क्रिस्टलन जल। क्रिस्टलन जल क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए Na2CO3 10H2O, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ये किसका सूत्र है? ये है सोडियम कार्बोनेट का। किसका सूत्र है? सोडियम कार्बोनेट का ये सूत्र है, Na2CO3 10H2O। देखो क्रिस्टलन जल क्या है? जब अब ये हमने क्या लिखा? एक इकाई यानी कि किसी एक लवण का सूत्र लिखा है, यानी कि एक इकाई लवण सूत्र में जितने जल के अणुओं की संख्या होगी उसे क्रिस्टलन जल कहते हैं। नहीं आई बात समझ में? दोबारा देखिए कि एक हमने ये क्या लिखा? एक लवण का सूत्र लिखा, नॉर्मल सा लवण का कंप्लीट सूत्र है। इस सूत्र में जल के अणु कितने हैं? इस सूत्र में यानी कि लवण के सूत्र में जल के अणु कितने हैं? उसको जितने जल के अणु है ना उसको क्या कहा जाता है? उसको क्रिस्टलन जल कहा जाता है। तो H2O का कितनी संख्या है? 10। तो यहाँ पर क्रिस्टलन जल के अणु कितने हैं? 10 अणु हैं। कितने अणु हैं? 10। इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेते हैं, CaSO4 2H2O। सूत्र किसका है? ये जिप्सम का। बुक के एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम। ये जिप्सम का सूत्र है। कितने क्रिस्टलन जल? H2O के आगे देख लो कितने हैं? 2। तो कितना आंसर हो गया? 2। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, K2SO4 Al2SO4 थ्राइस और इसमें 24H2O। लंबा चौड़ा सूत्र है दोस्तों। ये सूत्र है किसका? फिटकरी का। याद करना है हमें ये।
वैसे तो सभी याद करनी है, 10th बोर्ड वाली बात है। NO2CO3 10H2 क्रिस्टलन जल की संख्या 10, जिप्सम CaSO4 2H2 सूत्र हो गया, क्रिस्टलन जल 2, फिटकरी K2SO4 Al2SO4 3। अब इसमें क्रिस्टलन जल कितनी है, H2 के आगे देख लो बस कितने 24, तो इसमें क्रिस्टलन जल की अणुओं की संख्या कितनी है 24। क्रिस्टलन जल की परिभाषा क्या है, मैं बुक में से पढ़ के बता देता हूं एक बार कि लवण इकाई सूत्र को लिखने में जल के अणुओं की जो संख्या या निश्चित संख्या जुड़ी होती है उसको क्या कहते हैं, क्रिस्टलन जल। सिंपल से याद रखो कि एक हमने इकाई सूत्र लिखा किसी लवण का, उसमें जल के अणुओं की संख्या जितनी होगी उसी को हम क्रिस्टलन जल कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल बुक के हैं, तीनों एग्जाम्पल हमारी बुक में दिए गए हैं। और फिटकरी का सूत्र याद रखना है K2SO4 Al2SO4 3 या होल थ्राइस। क्यों आया, क्योंकि एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है +3, तो 3 क्या जुड़ने हैं, सल्फेट के अणु जुड़ने हैं, और 24H2। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए लवण के गुण और क्रिस्टलन जल वाली बात। अब हम आगे चलते हैं और अब देखते हैं कि अम्ल, क्षार और लवण से संबंधित वैज्ञानिक आए टाइम पर, और उन्होंने इन तीनों को कैसे डिफाइन किया, कैसे इनकी परिभाषाएं दी। तो इसके लिए 3 वैज्ञानिक हैं हमारी बुक में। सबसे पहले आ रहे हैं आरेनियस। आरेनियस ने कुछ नियम दिए, कुछ परिभाषाएं दी, इनको कहते हैं आरेनियस अवधारणा। आरेनियस अवधारणा, बात है इनकी 1887 की। आरेनियस के बाद हम पढ़ेंगे ब्रोंस्टेड लॉरी अवधारणा, ब्रोंस्टेड लॉरी अवधारणा, और इसके बाद सबसे फेमस पढ़ेंगे लुईस अवधारणा या लुईस संकल्पना या अवधारणा। कुछ नहीं है, तीनों वैज्ञानिकों के नाम है। कौन कौन से, सबसे पहले आते हैं आरेनियस। सबसे पहले अम्ल, क्षार और लवण को डिफाइन किया, परिभाषित किया किसने, आरेनियस ने। आरेनियस, ब्रोंस्टेड लॉरी और लुईस। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करने वाले, आरेनियस। और आज की वीडियो में हम केवल आरेनियस के बारे में ही बात करेंगे, और इसके बाद के 2 वैज्ञानिक बचेंगे उनको हम अगले लेक्चर में शूट करेंगे या अगले लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा प्रचार कर देता हूँ बीच में। तो बच्चों, अब हमने 10th के लेक्चर शुरू कर दिए हैं, और केमिस्ट्री और फिजिक्स सबसे पहले लेंगे, बायो बाद में लेंगे, क्योंकि बायो तो मैं 12th की पढ़ा रहा हूँ अभी, है ना। तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि जो 10th वाले बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके पास ये लेक्चर्स पहुंचते जाएं। ठीक है दोस्तों, चलो आ जाओ, बस इतना सा प्रचार है हमारा। आरेनियस अवधारणा कि जो भाई साहब आरेनियस थे 1887 में, इन्होंने अम्ल, क्षार और लवण को डिफाइन किया। वो कैसे किया, इन्होंने अम्ल को क्या कहा या अम्ल कैसे कहा, अम्ल, क्षार दोनों की बात करेंगे। आरेनियस ने बताया कि अगर किसी पदार्थ को जल में घोलाया जाए, यानी कि जलीय विलयन बनाया जाए, अभी बताया विलयन क्या होता है, तो अगर किसी पदार्थ को जल में घोला जाए, तो अगर वो जल में H+ देता है, अगर वो जल में H+ आयन देता है, यानी प्रोटॉन देता है, तो उसको अम्ल कहा जाएगा। और अगर वो पदार्थ जल में घुलकर कोई क्या दे, OH- दे, तो उस पदार्थ को इसने क्या कहा, क्षार कहा। क्लियर सी बात है। अगर H+ देता है तो वो अम्ल है आरेनियस के अनुसार, और अगर OH- देता है तो उसको क्या कहा है, उसको कहा है क्षार। मैं परिभाषा पढ़ देता हूं। जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन यानी H+ देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, और जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। OH को हाइड्रोक्सिल आयन कहा जाता है, हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल आयन। और ये क्या है, प्रोटॉन। सिंपल सी बात है। मैं इसलिए एक वैज्ञानिक को ले रहा हूं क्योंकि अगर तीनों वैज्ञानिक मैंने एक साथ लिए तो कंफ्यूजन बढ़ जाता है, इसलिए हम केवल आज किसको समझने वाले हैं, आरेनियस को। सिंपल सी बात है भाई, क्या अगर कोई पदार्थ जल में घुला और घुलते ही उसने जल में क्या दे दिया, H+, तो उसको कहेंगे अम्ल। और अगर उस पदार्थ ने, कोई भी पदार्थ ने अगर OH- दे दिए, हाइड्रोक्सिल आयन दे दिए, तो उसको कहेंगे क्षार। किसने कहा, ये आरेनियस ने। सिंपल सी बात है, इतना क्लियर है दोस्तों दोनों की। अब हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम अम्ल के एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल, बुक के एग्जाम्पल लेके चलेंगे, सबसे बड़े लिखूं थोड़े से। पहला एग्जाम्पल HCl, ये AQ लिखा है मैंने, AQ का मतलब होता है एक्वेटिक,
यानी कि जल में घुला हुआ, यानी जलीय विलयन में। AQ के मतलब क्या? एक्वेटिक। तो HCl को जब जल में घुला जाएगा तो ये क्या रिलीज करेगा? H प्लस Cl माइनस, यानी कि HCl में कितने आयन हैं? 2, H प्लस और Cl माइनस। ये दोनों भी कैसे होंगे? एक्वेटिक, यानी कि जल में घुले हुए। क्लियर दोस्तों? H प्लस दिया है और Cl माइनस दिया है। H प्लस देने वाले को क्या कहा है? अम्ल। तो आरएनएस के अनुसार HCl क्या है? एक अम्ल है। वैसे भी जानते हैं हमारे आमाशय में निकलता है HCl। हम दूसरी बात करते हैं अब इसमें, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल है HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ये भी एक्वेटिक नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। ये देखिए अम्ल है, वैसे भी पता है क्या देने वाला है? H प्लस तो देने ही वाला है। ये भी एक्वेटिक AQ प्लस क्या बच रहा है? NO3 और इधर प्लस तो इधर माइनस, सिंगल। एक H प्लस है तो एक माइनस का। तो HNO3 नाइट्रिक अम्ल भी अगर जल में घोला जाएगा तो क्या देगा? H प्लस प्लस नाइट्रेट आयन। क्या कहते हैं इसको? नाइट्रेट आयन। और ये भी कैसा होगा? AQ, एक्वेटिक। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल किसका? H2SO4। देखो अभी तक हमने 2 एग्जाम्पल लिए जिनमें सिंगल यानी एक H परमाणु था, हाइड्रोजन परमाणु था। यह है सल्फ्यूरिक अम्ल। ये भी कैसा होगा? जल में घुलने के बाद एक्वेटिक होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल खतरनाक एसिड है भाई, है ना। अब H2SO4 की बात करते हैं तो इसके पास H कितने हैं? 2। तो ये कितने प्रोटॉन देगा? 2 H प्लस देगा। ये भी कैसे? एक्वेटिक, यानी जल में घुलने के बाद। तो 2 H प्लस निकल गए, प्लस इसके पास क्या बचा? SO4 बचा। SO4 ये भी कैसा? एक्वेटिक। अब इसके ऊपर चार्ज क्या लगाएं? तो देखो 2, यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो हाइड्रोजन परमाणु जितने हैं उतने ही माइनस में पहुंचा दो। कितने? -2 या 2 माइनस। बात आई समझ में? इनके पास सिंगल H थे तो सिंगल माइनस था। इसके पास डबल H है तो डबल माइनस में। ये सल्फेट आयन जो है उसका सूत्र है ये कौन सा आयन है? सल्फेट आयन। SO4 2 माइनस या -2। तो HCl, HNO3, H2SO4 ये हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं अगला एसिटिक अम्ल CH3COOH। ये भी जल में घुला, एक्वेटिक। CH3COOH अभी पहले भी पढ़ा है, एसिटिक अम्ल जो सिरके में पाया जाता है। इसको जब जल में घुला जाता है तो अब देखो भाई, इसके पास हाइड्रोजन कितनी है? इसके पास 2 थी। इसके पास कितनी है? 1 और 3 4, लेकिन देता कितना है? केवल 1 H प्लस देता है। देखो भाई हम ऐसे नहीं कर सकते व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पर कुछ भी लिखा, पेन कॉपी से कुछ भी लिखा उतने H प्लस दे देगा, नहीं। वास्तव में ये 1 H प्लस देता है, यानी कि एक अणु अगर इसका घुला जाए तो 1 H प्लस निकालेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 4 हैं तो 4 निकाल दिएगी 4 H प्लस ना। ये प्रैक्टिकल में ये सिद्ध हो चुके हैं, ऐसे इतने निकालने हैं, है ना। हम तो कुछ भी लिख सकते हैं बोर्ड पर कि मैंने 4 गिने तो ये 4, ऐसा होता नहीं है। H प्लस निकला, प्लस क्या बचा इसके पास? ये वाला H प्लस गया है तो ये बचा CH3COO और 1 H प्लस निकला तो चार्ज कितना? 1 माइनस में। और अभी हमने इसकी बात की थी, इसको क्या कहते हैं? इसको एसीटेट आयन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एसीटेट आयन। इसको क्या कहते हैं? एसीटेट आयन। अगर इस एसीटेट आयन की क्रिया NaOH के साथ करवा दें क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट। चलो चौथा हो गया। 5वां एग्जांपल और कौन सा है हमारी बुक में? कार्बोनिक आयन H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल का सूत्र क्या है? H2CO3। ये भी जल में घुला तो एक्वेटिक। अब ये देखो इसके पास लग कितने रही है? H2 2, लेकिन देता कितना है? 1। तो 1 H प्लस कब? एक्वेटिक फॉर्म में। अब इसके पास क्या बचा? इसके पास बचता है 1 H बचा हुआ है, देखो तो ये He प्लस HCO3 और 1 H प्लस दिया है तो माइनस। ठीक है दोस्तों, कितना H प्लस देता है? 1। तो क्या बचा? HCO3 और 1 H प्लस दिया तो 1 माइनस में। ये भी कब? एक्वेटिक फॉर्म में, यानी जलीय विलयन के रूप में देगा। और इसका नाम क्या है? इसको कहते हैं बाइकार्बोनेट। इस आयन का क्या नाम है? बाइकार्बोनेट। केमिस्ट्री है भाई, ये कुछ भी हो सकता है, तो इसको हमें क्या करना? समझना पड़ेगा। अब देखो यहीं से एक चीज और क्लियर हो जाएगी। इसके पास 1 था 1 दिया, 1 था 1 दिया, 2 थे 2 दिए।
तो देखो ये तीनों कहलाते हैं प्रबल अम्ल। क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल। यानी कि जितने H+ हैं, जितने हाइड्रोजन हैं, उतने ही प्रोटॉन अगर दे दें तो इनको कहते हैं प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल की परिभाषा क्या है? कि अगर कोई पदार्थ या कोई अम्ल पूर्ण तरह से या पूरी रूप से वियोजित हो जाए, यानी कि टूट जाए, किसमें? आयनों के फॉर्म में। यानी पूरे अगर कोई पदार्थ या अम्ल पूर्ण रूप से वियोजित या अपघटित हो जाता है तो इसको कहते हैं प्रबल अम्ल। और अब देखो इनमें 1 और 3 4 H थे लेकिन दिया कितना? 1, है ना। इसके पास कितने H? 2, लेकिन दिया कितना? 1। तो इनको यानी कि ये जितने H हैं उतने H+ बनाते नहीं हैं, तो इनको कहते हैं दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल। क्लियर है दोस्तों? प्रबल अम्ल क्या होते हैं और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, क्लियर हो चुकी होगी बात। जितने H+ हैं उतने अगर दे दें तो प्रबल, और जितने H+ हैं उतने नहीं दें तो इनको कहते हैं दुर्बल। यानी कि परिभाषा ये समझने के लिए, याद करने के लिए क्या है परिभाषा, कि वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं, और वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं उनको दुर्बल अम्ल कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर हम ऐसे ही क्षार के एग्जाम्पल देखेंगे। स्क्रीनशॉट 1 2 3 4 5। चलो, तो ये सब ने H+ दिया है, इसलिए ये सब क्या है? आर्यनीय के अनुसार अम्ल हैं, एसिड हैं। और ये सब स्वाद में कैसे होंगे? खट्टे। लिटमस पेपर का क्या कर देंगे? नीले को लाल। वेरी गुड, सबको याद हो गया। एग्जाम्पल किसके? बेस के, क्षार के। जैसे इसमें अम्ल में जो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल थे, वैसे ही इसमें भी दुर्बल और प्रबल क्षार होने वाले हैं। देखो इसके एग्जाम्पल सबसे पहले हम लेते हैं NaOH। कब? जब इसको भी जल में घुल दिया जाए। क्या है ये? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको जल में घोला गया तो क्या बनेगा? Na+ और OH-। कितना OH है? 1 OH है। कितना दिया? 1। यानी कि ये क्या हो गया? प्रबल क्षार। OH दे दिया कितना? 1। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद लेते हैं हम KOH। कब? जब जल में घुला। K पोटेशियम आयन दे दिया, प्लस OH कितना है? 1 है। कितना दे दिया? 1। यानी कि ये भी कैसा है? प्रबल, क्या है? प्रबल क्षार। इसके बाद एग्जांपल लेते हैं CaOH2। CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये भी कब? जब जल में घोला जाएगा। देखो कैल्शियम का सूत्र होता है भैया, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 20। 18 बढ़ जाते हैं, बाह्यतम कोश में होते हैं 2। तो इसकी संयोजकता कितनी? Ca2+। कितनी? Ca2+। और इसके पास कितने इसके पास OH है 2। तो ये कितने OH दे देगा? 2OH- दे देगा। कितने? 2। तो कितने हैं? 2। कितने दे दिया? 2। कोई दिक्कत? खत्म। अच्छा, इसमें बुक में शायद 2 नहीं दिया हुआ है तो वो 2 लगा लेना वहां। Ca2+। क्यों? क्योंकि 2 है ना भाई संयोजकता, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। किताब में गलत दिया हुआ है, इसमें 2 क्यों है? Ca2+। ठीक है, 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 अंदर बढ़ जाते हैं, बाह्यतम कोश में कितने बचते हैं? 2, जो अयुग्मित होते हैं। चलो 2 हैं, 2 दे दिए, ये भी कैसा हो गया? प्रबल। इसके बाद कौन सा एग्जांपल है? NH4OH। NH4OH कब? जब इसको भी जल में घुला जाएगा। NH4OH इसको कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। लिख देता हूं इसके नाम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। तो इससे बना है ये सूत्र, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको जल में घोला जाता है तो ये क्या देने वाला है? एक तो अमोनियम आयन देने वाला है NH4+। अमोनियम आयन, ये भी कैसा? एक्वेटिक। ये भी कैसा? एक्वेटिक है। ये भी कैसा? एक्वेटिक। यानी जल में ही मिलेंगे सब। NH4+। NH4+ दे दिया, क्या बनने वाला? एक OH-। ये भी कैसी फॉर्म में? एक्वेटिक फॉर्म में। देखो हो गया इतना क्लियर? इसको कहते हैं अमोनियम आयन और वो H-। तो ये एग्जांपल स्क्रीनशॉट ले लें इसका। हो गया? तो OH- यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन जो देते हैं, इसने दिया, इसने दिया, इसने दिया, इसने दिया, सबने क्या दिया है? OH-। H+ है क्या? नहीं है। तो यानी कि अम्ल नहीं है, ये OH+ दाता क्या कहलाते हैं? आर्यन के अनुसार क्षार कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ही इसमें एक और एग्जांपल ले लो, चलो, जो बुक में नहीं है, नाम दिया हुआ है लेकिन 5वां MgOH2।
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें भी Mg2+, और क्या दिया इसने OH-, ये भी कैसा, इक्वेटिक। क्लियर है दोस्तों? तो इसमें देखिए ये हो गए प्रबल अम्ल, सॉरी प्रबल क्षार, प्रबल क्षार, और ये हैं दुर्बल क्षार। ये लीजिए प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। वैसे ही परिभाषा क्या, वे क्षार जो जल में वियोजित होकर या पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं वो प्रबल क्षार है, और जो क्षार जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं वो क्या है, दुर्बल क्षार है। ये हो गई दोस्तों क्लियर। अब देखो हमने कहा 3 वैज्ञानिक आए, आर्नियस, ब्रॉन्स्टेड, लॉरी और लुईस। तो आर्नियस के बाद उनको आने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इस मॉडल में कुछ ना कुछ कमी रही होगी। इसने क्या कहा, ये रही बात कि जो H+ दाता हैं यानी प्रोटॉन दाता हैं वो तो क्या हैं, अम्ल हैं, और जो OH- दाता हैं वो क्या है, क्षार हैं। यानी कि इसके अनुसार अम्ल में हाइड्रोजन होगी, H+ देने के लिए हाइड्रोजन होगी, और जो क्षार होगा उसमें OH- होगा या OH होगा। तो इसने ये तो क्लियर कर दिया कि H+ वाला जो H जिसके पास है वो तो अम्ल होगा, यानी कि अम्ल क्या देता है, H+, और जिसके पास OH होगा वो तो क्या होगा, क्षार होगा। लेकिन कुछ अम्ल ऐसे भी हैं जिनके पास H नहीं है, और कुछ क्षार ऐसे भी हैं जिनके पास OH नहीं है। तो ये आर्नियस जो मॉडल है, अवधारणा है, वो ये नहीं समझा सकी कि जिनके पास H नहीं है वो फिर भी अम्लीय हैं, और जिनके पास OH नहीं है वो फिर भी क्षार हैं। ऐसा क्यों? तो इसको ये समझा नहीं पाया है। तो ये मॉडल यहाँ पर क्या होता है, फेल, क्या हो जाता है, ये मॉडल फेल हो जाता है। तो इसको समझने के लिए अब हम अगले लेक्चर में इसको शूट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्यों फेल हुआ, कैसे फेल हुआ, ये एक रीजन रहा। और हालांकि ऐसा नहीं कि मॉडल बिल्कुल फेल है, ये यहाँ से सिद्ध करता है भाई ये चीजें इसकी क्लियर हैं कि जो OH- देगा वो क्या है, क्षार है, जो H+ देगा वो क्या है, अम्ल है। इसका स्क्रीनशॉट हो गया। ठीक है दोस्तों, आज के लेक्चर को हम यहीं पर रोकते हैं। जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय।